तो पढ़ने वाले हैं आज हम आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 395 तक। जो भारतीय संविधान में जितने भी आर्टिकल्स हैं 1 से लेकर 395 तक आज हम सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। क्लास थोड़ी सी लंबी होगी। चलिए साथी, अनुच्छेद पहला है। अनुच्छेद पहले में लिखा है अनुच्छेद पहले में संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। संघ का नाम जो है, भारत का नाम जो है इंडिया होगा, अर्थात भारत होगा, ये इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश मतलब बाहर से कोई राज्य आकर के मिल सकता है भारत में, ये लिखा गया है। आर्टिकल 3 की बात करते हैं तो राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन की शक्ति जो है ये संसद के पास है, आर्टिकल 3 में लिखा गया है। आर्टिकल 4 की बात करते हैं तो पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची, इसके संशोधन एवं 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां जो हैं, आर्टिकल 2 और 3 के अधीन जो बनाई गई विधियां हैं ये आर्टिकल 4 में है। आर्टिकल 5 की बात करते हैं, अनुच्छेद 5 की बात करते हैं तो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। आर्टिकल 5 से 11 तक की, आर्टिकल 5 से ये 11 तक जो है ये नागरिकता के बारे में आर्टिकल्स हैं। तो आर्टिकल 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, मतलब संविधान जब स्टार्ट हुआ था, प्रारंभ हुआ था, जब स्वतंत्रता मिली थी भारत को, उस समय जो नागरिकता बनाई गई थी, निश्चित की गई थी, उसके आधार पर नागरिकता जो है आर्टिकल 5 में दी गई है। आर्टिकल 6 में भारत से पाकिस्तान आने वाले व्यक्तियों को जो नागरिकता दी गई थी वो दी गई है आर्टिकल 6 में। पाकिस्तान से जो भारत को आए हैं और पाकिस्तान में जो गए हैं वो साथ में। और आर्टिकल 8 में भारत से जो बाहर रह रहे हैं। आर्टिकल 9 में जो विदेशी राज्य स्वेच्छा से उसकी नागरिकता विदेशी राज्यों की ग्रहण कर लेते हैं, उनकी नागरिकता का समाप्त होना आर्टिकल 9 में है। 10 में है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। नागरिकता कब बनी रहेगी ये आर्टिकल 10 में दिया गया है। और आर्टिकल 11 की बात करते हैं तो संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन करना, मतलब नागरिकता पर कानून कौन बनाएगा तो ये संसद बनाएगी, आर्टिकल 11 में लिखा है। आर्टिकल 12 स्टार्ट हो जाता है, ये 12 से लेकर 35 तक के मूल अधिकार या मौलिक अधिकार दिए गए हैं इसमें, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। तो आर्टिकल 12 में क्या दिया गया है तो राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा इसमें दी गई है, राज्य कौन माना जाएगा। आर्टिकल 13 में या आर्टिकल 13 में मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण वाले विधियाँ, मतलब जब संविधान लागू हुआ उससे पहले कौन सी विधियाँ थीं, वो कौन सी विधियाँ रहेंगी इस समय, कौन सी विधियों का अल्पीकरण या शून्यकरण कर दिया जाएगा, ये आर्टिकल 13 में लिखा है। इसका अगर शॉर्ट में मतलब समझा जाए तो इसका मतलब होता है विधि का शासन। आर्टिकल 14 या 14 में विधि के समक्ष समानता जो होती है, आर्टिकल 14 में है। आर्टिकल 15 में धर्म जाति लिंग पर भेदभाव का प्रतिषेध जो है आर्टिकल 15 में दिए गए हैं। आर्टिकल 16 की बात करते हैं तो 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता जो है आर्टिकल 16 में दी गई है। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत दिया गया है आर्टिकल 17 में। और ये अधिनियम कब का है तो ये अधिनियम है 1955 का। 1955 का ये अधिनियम है, अस्पृश्यता अधिनियम 1955 का। इसके तहत ये अस्पृश्यता का अंत किया गया था। अनुच्छेद 18 की बात करते हैं तो इसमें उपाधियों का अंत है, उपाधियां देना समाप्त किया गया आर्टिकल 18 के तहत। आर्टिकल 19 की बात करते हैं तो वाक की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, अपनी वाणी को व्यक्त करने का अधिकार है, ये आर्टिकल 19 उसको स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 20 में अपराधों के दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। जब अपराध कोई दोष सिद्धि हो जाता है तो उसके विषय में कुछ संरक्षण दिए जाते हैं, वो इसमें आर्टिकल 20 में है। आर्टिकल 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में है। आर्टिकल 21 का की बात करते हैं तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार जो दिया गया है 21 का के तहत दिया गया है। आर्टिकल 22 की बात करते हैं तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण जो है आर्टिकल 22 में है। आर्टिकल 23 की बात करते हैं तो मानव के दुर्व्यापार और बलाश्रम यानी बंधुआ मजदूरी जो होती है आर्टिकल 23 आर्टिकल 23 में है। आर्टिकल 24 की बात करते हैं कारखानों में बालकों का नियोजन का प्रतिशत, ये प्रतिषेध जो है बाल श्रम का नियोजन इसमें है, उसका नियोजन का प्रतिषेध दिया गया है इसमें 24 में। आर्टिकल 25 की बात करते हैं तो धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। तो किसी भी धर्म को अपनाने और उसके प्रचार की स्वतंत्रता जो है इसमें दी गई है। आर्टिकल 26 की बात करते हैं तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता इसमें दी गई है आर्टिकल 26 में। आर्टिकल 29 जो है अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों का संरक्षण जो है, अल्पसंख्यक जो होते हैं अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है इसमें। और आर्टिकल 30 की बात करते हैं तो
आर्टिकल 30 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 30 में। आर्टिकल 32 में अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार जो दिए गए हैं, 5 प्रकार की ये रीटें जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, ये दिए गए हैं आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 33 में बल आदि को संसद द्वारा उपांतरित करने की शक्ति, मतलब जो 3 प्रकार की सेनाएं होती हैं, इनको, ये जो सेना होती है, इसको अपने प्रकार से चलाने के लिए संसद को इसमें शक्ति दी गई है आर्टिकल 33 में। 34 में प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन, मतलब सेनाओं के जो अधिकार दिए जाते हैं, ये इसमें है 34 में। आर्टिकल 35 की बात करते हैं अगर, तो इसमें इस भाग के नियम को लागू करने के प्रावधान आर्टिकल 35 में है कि इसको लागू कराने के प्रावधान सुप्रीम कोर्ट इस भाग को लागू कराएगा, मतलब ये मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार हैं, किसी भी व्यक्ति को ज़रूर से ज़रूर देने होंगे इसको, किसी भी राज्य को। अब बात करते हैं आर्टिकल 36 की। यहाँ से डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये लागू होते हैं। डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक रहते हैं। तो आर्टिकल 36 की अगर हम बात करते हैं, 36 की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें भी राज्य की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 37 की बात करते हैं, इस भाग में अंतर्निष्ठ तत्वों को लागू करना, ये इसमें दिया गया आर्टिकल 37 में कि इसको लागू कैसे किया जाएगा, ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है या नहीं है, न्यायालय इसमें हस्तक्षेप कर सकता है नहीं कर सकता, ये इसमें 37 में दिया गया है। आर्टिकल 38 की बात करते हैं, तो राज्य लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ये आर्टिकल 38 में लिखा गया है। आर्टिकल 39 की बात करते हैं, तो राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व होते हैं, वो इसमें लिखे गए हैं आर्टिकल 39 में। आर्टिकल 40 में है, 40 बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है, ये आर्टिकल 40 में। आर्टिकल 41 में है काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, ये 41 में है। आर्टिकल 44 में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, ये आर्टिकल 44 में है। आर्टिकल 45 है, बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने में जो है वो देता है, निर्देश देता है राज्य को। आर्टिकल 47 लोक स्वास्थ्य का सुधार तथा पोषाहार स्तर को उच्च बनाना, ये जीवन स्तर को उच्च बनाना, ये राज्य का कर्तव्य होगा, ये इसमें लिखा है 47 में। आर्टिकल 48 में कृषि और पशुपालन का संरक्षण या संगठन इसमें दिए गए हैं आर्टिकल 48 में। आर्टिकल 48 का की बात करते हैं, तो पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण इसमें दिया गया है आर्टिकल 48 का में। आर्टिकल 49 में राष्ट्रीय स्मारक और सार्वजनिक स्थल और वस्तुओं का संरक्षण इसमें दिया गया है आर्टिकल 49 में। और आर्टिकल 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका और न्यायपालिका 50-50 दिया गया है आर्टिकल 50 में। आर्टिकल 51 में दिए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, किसी राज्य को निर्देश दिया गया है कि आर्टिकल 51 में कि अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखोगे और सुरक्षा में उसकी अभिवृद्धि दोगे। आर्टिकल 51 का की अगर हम बात करते हैं प्यारे साथी, तो इसमें मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं आर्टिकल 51 का में। ये इसका जो पार्ट 4 का है, इसमें दिए गए हैं। इसमें 11 जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं, 11, जो कि 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जोड़ी गई थी 1976 में। अब आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक जो है केंद्र रहता है। केंद्र के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले आता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही भारत का प्रथम नागरिक होता है, तो इसके लिए इसमें सबसे पहले उसी का उल्लेख है। आर्टिकल 52 की बात करते हैं, तो इसमें भारत का राष्ट्रपति का प्रावधान है। आर्टिकल 53 की बात करते हैं, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति ये राष्ट्रपति में निहित होगी, ये लिखा है आर्टिकल 53 में। आर्टिकल 54 में लिखा है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, आर्टिकल 54 में। आर्टिकल 55 में लिखा है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, किस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, ये रीति लिखी गई है। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति की पदावधि और अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए कब पात्र होगा, ये लिखा है 57 में। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति, इसमें राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, जो राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें होती हैं, किन किन आधारों पर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा, इनके बारे में आर्टिकल 59। आर्टिकल 60 है राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति की शपथ CGI द्वारा दिलाई जाती है। अगला है 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया जो है, ये आर्टिकल 61 में दी गई है। आर्टिकल 62 राष्ट्रपति पद पर
व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियाँ। मतलब राष्ट्रपति का पद जब खाली हो जाता है तो उसको भरने के लिए 6 माह का समय दिया जाता है। इस समय के बारे में और किस रीति से भरा जाएगा, इस रीति के बारे में आर्टिकल 62 में उल्लेख है। आर्टिकल 63 की बात करते हैं तो अगर भारत का उपराष्ट्रपति के बारे में इसमें उल्लेख है आर्टिकल 63। आर्टिकल 64 राष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। इसमें लिखा है कि उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा आर्टिकल 64 में। आर्टिकल 65 में राष्ट्रपति के पद के रिक्त पर उपराष्ट्रपति के कार्य जो होते हैं, मतलब राष्ट्रपति का पद जब रिक्त होता है उस समय आर्टिकल 65 लागू होता है, जब उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है। आर्टिकल 66 जो है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करवाता है, आर्टिकल 66। और आर्टिकल 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि कितनी होगी, कितने समय के लिए उपराष्ट्रपति का पद होगा, इसके बारे में उल्लेख है आर्टिकल 67। 68 की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति के भरने के लिए निर्वाचन, इसमें लिखा गया आर्टिकल 68 में। 69 की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ जो है इसमें दी गई है आर्टिकल 69 में। आर्टिकल 70 में है अन्य आकस्मिकता के समय राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। जब कोई आकस्मिक समय होगा उस समय राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा उपराष्ट्रपति, इसका उल्लेख आर्टिकल 70 में। 71 में है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित संसक्त विषय जो होंगे, निर्वाचन से संबंधित जितने भी संसक्त विषय होंगे वो सुप्रीम कोर्ट में सॉल्व होंगे, इसके बारे में आर्टिकल 71 में। 72 की क्षमादान की जो राष्ट्रपति की शक्ति होती है उसके बारे में है। आर्टिकल 73 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। जो कार्यपालिका शक्ति होती है उसके बारे में विस्तार से वर्णन है इसमें, उसका विस्तार का वर्णन है इसमें 73 में। आर्टिकल 74 में है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, उसके बारे में आर्टिकल 74 में। इसी में प्रधानमंत्री के बारे में उल्लेख भी है। आर्टिकल 75 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपद किस तरह से उनकी नियुक्ति होगी, किस तरह से उनकी एलिजिबिलिटी होगी, उसके बारे में उल्लेख है आर्टिकल 75 में। 76 भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, उसके बारे में उल्लेख है 76 में। 77 के बारे में बात करते हैं तो 77 भारत सरकार के कार्यों का संचालन जो है ये 77 के अंतर्गत होता है। आर्टिकल 78 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री को जो कर्तव्य होते हैं उसके बारे में उल्लेख। आर्टिकल 79 में संसद का गठन है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा की संरचना, 81 में लोकसभा की संरचना और आर्टिकल 83 में संसद के दोनों सदनों की अवधि। उन दोनों सदनों की अवधि, लोकसभा और राज्यसभा की अवधि क्या होगी, उनका ड्यूरेशन क्या होगा, इसके बारे में उल्लेख है आर्टिकल 83 में। 84 में संसद के सदस्यों के लिए अर्हता। संसद के जो सदस्य होते हैं लोकसभा के और राज्यसभा के, जिनको MP कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनकी क्या एलिजिबिलिटी होगी, इसके बारे में उल्लेख किया गया है आर्टिकल 84 में। आर्टिकल 85 में है संसद का 17वां और विघटन। संसद का 17वां कब होगा और इसका विघटन कब होगा, आर्टिकल 85 में लिखा गया है। आर्टिकल 87 में लिखा है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, जो कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों को विशेष अभिभाषण दिया जाता है, इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 87 में, जो कि राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण देता है। आर्टिकल 88 में सदनों के बारे में मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार जो हैं उसके बारे में उल्लेख है। आर्टिकल 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति होना, इसके बारे में उल्लेख है आर्टिकल 89 में। आर्टिकल 90 में है उपसभापति का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना। आर्टिकल 91 सभापति के कर्तव्यों का पालन करने की शक्ति जो है आर्टिकल 91 में। फिर है आर्टिकल 92 सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है, इसके बारे में उल्लेख है आर्टिकल 93 में। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इसके बारे में उल्लेख है 93 में। और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना आर्टिकल 94 में। अध्यक्ष में कर्तव्य और शक्तियाँ कौन कौन सी होंगी, ये आर्टिकल 95 में है। आर्टिकल 96 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने के लिए उसका पीठासीन न होना, यह बताया गया है आर्टिकल 96 में। आर्टिकल 97 की अगर हम बात करते हैं साथी, तो 97 में सभापति और उपसभापति, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते इसमें दिए गए हैं सारे के सारे। आर्टिकल 99 की बात करते हैं, 98 में संसद का सचिवालय है, ये भी याद रखना। आर्टिकल 99 संसद द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में उल्लेख है 99 में।
आर्टिकल 100 ये भी पूछा जा सकता है, संसद में संसाधनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य की शक्ति और गणपूर्ति, ये आर्टिकल 100 में सदन में ये संसाधन लिखा है, इसकी जगह होता है सदन में। सदन में मतदान रिक्ति के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति के बारे में उल्लेख आर्टिकल 100 में। आर्टिकल 108 में है, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना। ये कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। आर्टिकल 108 में 109 में है, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। आर्टिकल 109 में। आर्टिकल 110 में है, धन विधेयक की परिभाषा। और 111 में विधेयकों पर अनुमति किसकी अनुमति होगी, कैसे होगी, ये सब के बारे में लिखा गया है आर्टिकल 111 में। आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे सामान्य भाषा में बजट भी कहा जाता है इसी को। ठीक है, अगला है प्रक्रिया के नियम। आर्टिकल 118 में प्रक्रिया के नियम। आर्टिकल 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा जो है आर्टिकल 120 में दी गई है। आर्टिकल 123 में है, संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति जो है ये इसमें दी गई है 123 में। आर्टिकल 124 में उच्च न्यायालय की स्थापना यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना दी गई है आर्टिकल 124 में। आर्टिकल 125 में न्यायाधीशों का वेतन, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे उनका वेतन कितना होगा, इसके बारे में लिखा गया है। 125 में। 126 में कार्य मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। इसका मुख्य कार्य मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति जो है आर्टिकल 126 में दी गई है। और 127 में उसके CJI जो होता है उसके अंतर्गत जो नीचे के जो और भी न्यायमूर्ति आते हैं और भी जस्टिस आते हैं उनके नियुक्ति की प्रक्रिया और उनके नियुक्ति की जो है क्या एलिजिबिलिटी होगी, इसके बारे में उल्लेख है आर्टिकल 127 में। आर्टिकल 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति, यानी सेवानिवृत्त जो सेवा दे चुके हैं उनके न्यायाधीशों की उपस्थिति कब होगी, इसके बारे में उल्लेख है 128 में। 129 में है उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। और 130 में है उच्च न्यायालय का स्थान कितना ऊंचा होगा, क्या होगा, इसके बारे में 130 में लिखा है। 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता, पहले वाली अधिकारिता लिखा गया है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता 131। 137 में निर्णय और अनुदेशों का पुनर्विलोकन यानी पुनः विचार करना, ये 137 में लिखा है। 134 में है राष्ट्रपति उससे सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, ये 143 में लिखा गया है। अगला है 144 सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता। ये जो है सिविल अधिकारी होते हैं और न्यायिक पदाधिकारी होते हैं, उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट की सहायता। नेक्स्ट है 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है 148 में है। 149 में है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ, इसके क्या कार्य होंगे, इसकी कितनी शक्तियाँ होंगी, इसके बारे में उल्लेख है 149 में। 150 में है संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप, 150 में है। 151 में समपरीक्षा प्रतिवेदन, इसी के बारे में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इसी के बारे में 49, 50 और 51 ये तीन आर्टिकल हैं। और 151 में संपरीक्षा प्रतिवेदन। अगला 151 लिखा है लेकिन इसकी जगह 152 है। 152 है, इसमें परिभाषा दी गई है राज्य की, और राज्य की परिभाषा दी गई है। अब तक केंद्र चल रहा था, अब चलेगा राज्य। ठीक है, तो अब राज्य चलेगा और इसमें राज्य की परिभाषा, और उसके बाद में है राज्यों के राज्यपाल। आर्टिकल 153 में राज्यों के राज्यपाल। 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी, तो ये राज्यपाल में निहित होगी। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार होगी और राज्यपाल की पदावधि कितनी होगी, 156 में। 57 में राज्यपाल नियुक्त होने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी, इसके बारे में। और 158 में राज्यपाल के पद के लिए क्या शर्तें होंगी, कौन सी शर्तों पर वह पद पर रह सकता है। आर्टिकल 59 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, कौन सी शपथ लेगा। आर्टिकल 63 राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया CM होगा, इसके बारे में उल्लेख किया गया है आर्टिकल 163। तो अगर पूछा जाए कि अगर CM के बारे में किस आर्टिकल में उल्लेख है, तो 163 में।
राज्यों के अन्य मंत्री जो होते हैं इसके बारे में उपबंध है 164 में। 165 राज्य का महाधिवक्ता जो होता है। 166 में राज्य सरकार का संचालन कैसे होगा इसके बारे में उल्लेख है 166 में। और राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य क्या होंगे ये 167 में। 168 में राज्य के विधानमंडल का गठन है, राज्य के विधानमंडल का गठन है 168 में। 170 में विधानसभाओं की संरचना, 171 में विधान परिषद की संरचना और 172 में राज्यों के विधानमंडल की अवधि कितनी होगी, ड्यूरेशन कितना होगा इसके बारे में उल्लेख है। 176 में है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अगला है 177 सदनों के बारे में मंत्री और महाधिवक्ता के अधिकार। सदन के बारे में उसके जो मंत्री होते हैं और उसका अधिवक्ता होता है, वहाँ पर थे मंत्री और यहाँ पर था उसमें अटॉर्नी जनरल और यहाँ पर है महाधिवक्ता। इसके अधिकार जो हैं 177 में। और 178 में विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 179 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना, इसके बारे में उल्लेख है 179 में। 180 में अध्यक्ष के पदों के कार्यों व शक्ति। 181 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पीठासीन न होना, जब वह वहाँ पर उपस्थित ना हो तब ऐसा कोई संकल्प पारित करना, इसके बारे में उल्लेख है 182 में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति, इसके बारे में उल्लेख है। 183 में है सभापति की उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाया जाना 183 में है। अगला है 184 सभापति के कर्तव्य का पालन व इनकी शक्ति जो होती है। 186 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति और उपसभापति के वेतन भत्ते, इसके बारे में 186 में। 187 में राज्य के विधानमंडल का सचिवालय जो है इसके बारे में उल्लेख है। आर्टिकल 188 इसमें सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। तो जो इसके सदस्य होते हैं विधानमंडल के, इसके सदस्य जो होते हैं इनकी शपथ या इसका प्रतिज्ञान जो है आर्टिकल 188 में लिखा है। 189 की बात करते हैं तो सदनों में मतदान रिक्तियाँ होते हुए साधनों के कार्य करने की शक्ति जो है वो इसमें लिखी गई है। आर्टिकल 198 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया जो है इसमें दी गई है। 199 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। 199 में धन विधेयक की परिभाषा और आर्टिकल 200 में विधायकों पर अनुमति, विधायकों पर अनुमति, विधेयकों पर अनुमति, ये 200 में दिया गया है। अब आ जाते हैं 201। 201 में विचार के लिए आरक्षित विधेयक जो होते हैं वो 201 में है। 201 में है। 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण, जो वार्षिक वित्तीय विवरण ये 202 में है। और 203 में विनियोग विधेयक और 202 में अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान इसमें दिए गए 202। 213 में विधानमंडल में अध्यादेश स्थापित करने की राज्यपाल की शक्ति, आर्टिकल 213। अगला है 214। 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय जो हाईकोर्ट हैं, राज्यों के लिए हाईकोर्ट हैं इसका लिखा। और 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। 216 में उच्च न्यायालय का गठन है और उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति पद्धति शर्तें 217 में। 221 में न्यायाधीशों के जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन के बारे में। 222 इसमें एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण स्थानांतरण इसमें लिखा गया है 222। 223 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, कार्यकारी जो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति होता है उसकी नियुक्ति कार्यकारी के रूप में की जा सकती है, ये लिखा है 223 में। 224 में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, जो अन्य होते हैं उनकी नियुक्ति। 226 में कुछ रेट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति, जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रेट निकालती है उसी प्रकार से हाई कोर्ट भी 226 के तहत रेट निकालती है, रेट जारी करती है। 231 में दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है, लिखा है 231 में। 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और 237 में कुछ वर्गों के मजिस्ट्रेट पर इस अध्याय के उपबंधों को लागू होना, ये लिखा है 237 में। आर्टिकल 237 है कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों को लागू होना, आर्टिकल 237 में। आर्टिकल 238 में ये निश्चित किए गए हैं। आर्टिकल 239 में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में 239 में।
240 में कुछ संघ या राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की जो शक्ति होती है उसको लिखा गया है। आर्टिकल 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय जो है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जो यूटी होती है उनके लिए उच्च न्यायालय या हाईकोर्ट की स्थापना करना 241 में लिखा गया है। आर्टिकल 242 ये निरसित है। आर्टिकल 233 इसमें पंचायतें, नगर पालिकाएँ एवं सहकारी समितियाँ शामिल हैं। आर्टिकल 244 इसमें अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन जो लिखा है, अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन ये लिखा है 244 में। आर्टिकल 245 में संसद द्वारा और राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई कई विधियों का विस्तार करना आर्टिकल 240 में। 247 में कुछ अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना, कुछ अतिरिक्त न्यायालय जो होते हैं उनकी स्थापना। और 248 में अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ जो हैं 248 में। आर्टिकल 252 में 2 या अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की जो शक्ति होती है वो 248 में। 254 में संसद द्वारा बनाई गई विधि और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाए गए नियमों में असंगति। आर्टिकल 254 में संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति जो पाई जाती है वो 254 के तहत दूर की जाती है। आर्टिकल 256 में राज्यों की और संघ की बाध्यता जो है ये इसमें दी गई है 256 में। 257 में कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण इसमें दिया गया है 257 में। 262 में अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय इसके तहत किया जाएगा। 263 में अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन दिया गया है 263 में। 264 में निर्वाचन, 266 में संचित निधि, 267 में आकस्मिकता निधि, 269 में संघ द्वारा उद्धित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर जो दिए गए हैं ये इसमें 269 में है। 270 में संघ द्वारा इकट्ठे किए गए कर संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर ये इसमें दिए गए हैं 270 में। आर्टिकल 277 में व्युत्पत्ति ये दी गई है। आर्टिकल 278 ये निरसित है। और आर्टिकल 279 जो है 279 शुद्ध आगम आदि की गणना इसके तहत की जाती है। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग है। आर्टिकल 281 में वित्त आयोग की सिफारिशें हैं। 292 में भारत सरकार द्वारा उधार लेना, राशि उधार ले सकती है भारत सरकार। 293 में राज्य द्वारा उधार लेना और 300 में वाद और कार्रवाइयाँ इसमें दी गई हैं। आर्टिकल 300 का है संपत्ति का अधिकार और आर्टिकल 301 है व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। आर्टिकल 301 में दी गई है। आर्टिकल 302 में व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन आरोपित करने की संसद की जो शक्ति है वो 302 में है। 307 में अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति जो की जाती है वह 307 के तहत की जाती है। 308 की बात करते हैं तो इसमें निर्वाचन है। 309 में राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें 309 में। 310 में संघ राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि कितनी होगी इसके बारे में उल्लेख है। 313 में संक्रमणकालीन उपबंध हैं, आपातकालीन उपबंध हैं। 315 में संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना 315 में। 316 में सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि इसमें 315 के सदस्यों की नियुक्ति 316 में। 317 में लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जाना इसके तहत यूपीएससी के किसी भी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जाना ये 317 के तहत। 320 में लोक सेवा आयोग के कृत्य, इसके कृत्य क्या होंगे, कार्य क्या होंगे। 322 में लोक सेवा आयोगों के व्यय जो हैं इसके बारे में प्रावधान है। 323 का जो है इसमें प्रशासनिक अधिकरण दिए गए हैं। और 323 का खा ये अन्य विषयों के लिए अधिकरण है प्रशासनिक सेवा से अलग के विषयों के लिए। 324 में निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना ये 324 में। 325 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर विभेद न करना किसमें, निर्वाचन में।
326 में लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना, ये 326 में लिखा है। 329 की बात करते हैं। निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन किया गया है 329 में। 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण ये दिया गया है 330 में। किसके लिए? अनुसूचित जाति और अनुसूचित SC ST के लिए इसमें दिया गया है। 333 में राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 333। 340 में पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति की जाएगी। कौन से आयोग? पिछड़े वर्ग आयोग। 341 में अनुसूचित जातियां हैं। 342 में अनुसूचित जनजातियां। 343 में संघ की राज्य भाषा जो कि हिंदी है। 344 में राज्य के संबंध में आयोग और संसद की समिति, राजभाषा आयोग जो होता है उसके आयोग और संसद की समिति क्या होगी इसके बारे में उल्लेख। 344 में राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं इसी में ली गई हैं। 350 का जो है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं देता है ये 350 का। 351 में है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। 352 में आपातकाल की उद्घोषणा जो कि राष्ट्रीय आपातकाल होता है ये 352 में। 356 में राष्ट्रपति शासन होता है और 360 में वित्तीय आपातकाल होता है। 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल और राज्य प्रमुखों का संरक्षण दिया गया है 361 में। 362 निरसित है और 363 में कुछ संविधाओं करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन दिया गया है इसमें 363 में। 368 में संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति व उसकी प्रक्रिया का उल्लेख है। 369 में राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की जो शक्ति है ये दी गई है संसद को। 370 में जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध था जो कि अब 370 खत्म कर दिया गया है। 377 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उल्लेख है। 378 में लोक सेवा आयोग के बारे में कुछ उल्लेख है और 392 में कठिनाइयों को दूर करने के लिए राष्ट्रपति की कुछ शक्तियाँ जो कि विशेष हैं वो दी गई हैं। आर्टिकल 393 में संक्षिप्त नाम, 394 में प्रारंभ और 394 का जो है ये हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ दिया गया है। इसमें क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके तो ज़रूर जाना। धन्यवाद।